नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं प्राचीन भारतीय कला और स्थापत्य की दुनिया में। हमारे पास हैं विजन आईएएस के क्विक रिवीजन नोट्स और हमारा मकसद है सिंधु घाटी से गुप्त काल तक की कला और वास्तुकला के जो सबसे अहम पहलू हैं उनकी कहानियों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा ही रोचक है कि हजारों साल पहले की ये जो इमारतें हैं, कलाकृतियां हैं, ये सिर्फ पत्थर या धातु नहीं है। मतलब ये उस दौर के समाज, उनके जो विश्वास थे और उनकी तकनीकी समझ का एक तरह से आईना है। हाँ, तो शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से ही करते हैं। अक्सर हम उनके नगर नियोजन की बात करते हैं, है ना? वो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, गढ़ यानी ऊपरी शहर और फिर निचला शहर, मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार। तो कमाल है, ये सिर्फ एक ढांचा तो नहीं लगता। शायद ये किसी खास सामुदायिक या धार्मिक गतिविधि का केंद्र रहा होगा। क्या लगता है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। ये दिखाता है कि उनके समाज में सफाई और शायद पानी का कितना महत्व था। और उनकी मोहरें भी देखिए, वो कितनी खास है। ज्यादातर सेलखड़ी से बनी, मतलब एक नरम पत्थर होता है, स्टीयरटाइट। और उन पर जानवरों की आकृतियां हैं, खासकर वो एक सींग वाला बैल या फिर पशुपति जैसी आकृति। तो ये सिर्फ पहचान चिन्ह नहीं थी, शायद हो सकता है व्यापार या कुछ धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हो। अच्छा, और मूर्तियां? वो नर्तकी की कांस्य मूर्ति का जिक्र आता है बार बार, वो तो बहुत मशहूर है। अरे हाँ, बिल्कुल। मोहनजोदड़ो की वो नर्तकी जो लुप्त मोम तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है। सोचिए, ये काफी जटिल प्रक्रिया थी उस जमाने में, जिसमें धातु की खोखली मूर्तियां बनती थीं। ये उस समय के जो धातु शिल्पी थे उनके ऊंचे कौशल का प्रमाण है, सच में। हाँ, ये तो है। और साथ ही वो सेलखड़ी के दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी है, कितनी शांत लगती है वो। और टेराकोटा की मतलब पकी मिट्टी की मातृदेवी की ढेरों मूर्तियां भी मिली हैं। शायद उर्वरता या देवी पूजा से जुड़ी होंगी वो। तो हड़प्पा की इस व्यवस्थित मतलब थोड़ी फंक्शनल दुनिया से आगे बढ़े तो मौर्य काल आता है। और यहाँ कला का मकसद और रूप लगता है एकदम बदल जाता है ना? यहाँ जैसे राजकीय कला ज्यादा हावी लगती है। सही कहा आपने। अशोक की जो स्तंभ हैं, वो इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। सारनाथ का सिंह शीश स्तंभ, जो अब हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। सोचिए, एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है, जिसे एकाश्मक या मोनोलिथिक कहते हैं। ये उस समय की इंजीनियरिंग और संसाधन जुटाने की क्षमता को दिखाता है। और उसकी वो चमकदार पॉलिश आज भी हैरान करती है। वाकई में। और इन स्तंभों का मकसद सिर्फ सजावट तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका मुख्य उद्देश्य था धम्म का प्रचार करना, मतलब नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों का। सारनाथ शीश में जो 4 शेर हैं, वो शक्ति और शायद बुद्ध के उपदेश की गूंज के प्रतीक हैं। नीचे चक्र है, धर्म का पहिया। और वो हाथी, घोड़ा, बैल जैसे जानवर कहते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े हैं। अच्छा। और इसी दौर में स्तूप बनने भी शुरू हुए, जैसे सांची का स्तूप। ये असल में बुद्धा या दूसरे बौद्ध संतों के अवशेषों पर बने मिट्टी के टीले जैसे होते थे, जो बाद में पूजा के बड़े केंद्र बन गए। और पत्थर तराशने की बात चली रही है तो वो बराबर पहाड़ियों की गुफाएं, वो भी तो मौर्यकालीन है। हाँ हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। लोमस ऋषि गुफा जैसी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, ये उस समय की वास्तुकला का अहम हिस्सा है। शायद ये आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के रहने के लिए थीं। और साथ ही हमें दीदारगंज यक्षिणी जैसी कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं, जो थोड़ी अलग है राजकीय कला से, शायद लोक कला परंपराओं को दर्शाती हैं। अच्छा, तो मौर्यों के बाद क्या हुआ? मतलब जब साम्राज्य थोड़ा कमजोर हुआ तो कला का क्या हुआ? क्या वो एक ही दिशा में चलती रही? दिलचस्प बात यह है कि मौर्य साम्राज्य के कमजोर होने के बाद कला ज्यादा विविध हो गई। मतलब कई अलग अलग स्टाइल उभर कर आए। ऐसा लगता है जैसे क्षेत्रीय पहचान और बाहरी प्रभाव दोनों कला में ज्यादा दिखने लगे। इसमें 3 मुख्य स्कूल सामने आते हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। हाँ, इनके बारे में सुना है, थोड़ा और बताइए, इनमें क्या खास था? देखिए, गांधार स्कूल जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में था, उस पर यूनानी बौद्ध मतलब ग्रीको रोमन असर साफ दिखता है। बुद्ध की मूर्तियों में आपको वो यूनानी देवताओं जैसे घुंघराले बाल दिखेंगे, कपड़ों की सिलवटें और शारीरिक बनावट काफी यथार्थवादी, रियलिस्टिक है। अच्छा, यूनानी प्रभाव। और मथुरा? मथुरा स्कूल एकदम स्वदेशी था, यहीं का। यहाँ लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। मूर्तियां थोड़ी ज्यादा मासल,
थोड़ी भारी और जीवंत सी लगती हैं। और खास बात यह है कि मथुरा में सिर्फ बौद्ध नहीं बल्कि जैन और हिंदू तीनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां बनी। ये उस समय की धार्मिक सहिष्णुता या विविधता को दिखाता है शायद। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और तीसरा, अमरावती। अमरावती स्कूल दक्षिण पूर्व में कृष्णा नदी के किनारे विकसित हुआ। यहाँ ज्यादातर सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ और मूर्तियों में गजब की गतिशीलता है और कहानी कहने का अंदाज है। मतलब लंबे कथा दृश्यों को, जैसे जातक कथाओं को, बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है पैनलों पर। तो काफी विविधता थी। अब इन अलग अलग स्कूलों के बाद आता है गुप्त काल, जिसे अक्सर भारतीय कला का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। क्या ये नाम वाकई सही बैठता है? हाँ, कई मायनों में कह सकते हैं। गुप्त काल में कला में एक तरह की परिपक्वता, एक संतुलन और सौंदर्य दिखता है। इसी समय मंदिर वास्तुकला का सही मायने में विकास हुआ। शुरू में सपाट छत वाले मंदिर बने और फिर धीरे धीरे ऊंचे शिखर वाले मंदिर बनने लगे, जिसे हम आगे चलकर नागर शैली की शुरुआत कह सकते हैं। और अजंता एलोरा की गुफाओं का भी जिक्र आता है अक्सर गुप्त काल के साथ। बिल्कुल, अजंता के भित्ति चित्र, मतलब दीवार पर बने वो रंगीन चित्र, तो विश्व प्रसिद्ध है। उनमें रंगों का इस्तेमाल और भावों का चित्रण अद्भुत है। और एलोरा में तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से जुड़ी गुफाएं और मूर्तियां हैं। खासकर वो कैलाश मंदिर, सोचिए, एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया पूरा मंदिर, अजूमा है वो। हाँ, सच में। और सारनाथ में मिली वो पद्मासन में बैठी हुई बुद्ध की प्रतिमा भी गुप्त काल की मूर्तिकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। कितनी शांत, संतुलित और आध्यात्मिक लगती है। तो हमने एक तरह से सिंधु घाटी की शहरी कुशलता से शुरुआत की, फिर मौर्यकालीन राजकीय प्रतीकात्मकवाद और स्तूपों को देखा, फिर कला के अलग अलग स्कूलों की विविधता को समझा, और आखिर में गुप्तकालीन मंदिरों के उदय और कलात्मक ऊंचाई तक पहुंचे। ये कला और वास्तुकला वाकई प्राचीन भारत की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे उस समय के जो दर्शन थे, जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, उन्होंने इन कलात्मक रूपों को इतना गहरा आकार दिया। और इन रूपों में जो एक निरंतरता दिखती है और जो बदलाव आते हैं समय के साथ, वो हमें उस प्राचीन समाज के बदलते मूल्यों और उनकी सोच के बारे में क्या सिखा सकते हैं। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।